नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा आज आपको लेकर चल रहा हूं ज्योतिष विज्ञान की विषय में जानकारी कैसे प्राप्त की जाती है, कैसे हम अपने हॉरोस्कोप को स्टडी करें, क्या इसमें रहस्य है। इसी विषय पर आज डिटेल में मैं आपको बताने जा रहा हूं। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, पेशेंस रखना। मेरे प्रिय ज्योतिष के छात्रों, जो भी आप लोगों में से ज्योतिष सीखना चाहते हैं वो डायरी पेन लेकर जरूर बैठें। और इस वीडियो में मैं आपको लगभग इतना बता दूंगा कि आप इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो आप अपने हॉरोस्कोप को देखना सीख जाओगे, मोटा मोटी तौर पर। तो चलो चलते हैं ज्योतिष की यात्रा पर और प्रारंभ करते हैं मित्रों कि कुंडली क्या होती है, ग्रह क्या होते हैं, राशि क्या होती है और नक्षत्र क्या होते हैं, किस प्रकार ये हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो पहला आप ये चार्ट देख रहे होंगे। इस प्रकार का ये जो चार्ट है इसको हम बोलते हैं जन्म कुंडली या लग्न पत्रिका या हॉरोस्कोप, जो भी आप कह सकते हैं इसको। इसमें ये 12 भाव हैं। 12 भाव में इनको घर भी बोलते हैं 12। इनमें हम 12 राशियों को बिठाते हैं। जैसे यहाँ से पहला घर है, इसको लग्न बोलते हैं। ये एक लिखा हुआ है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस प्रकार से ये कुंडली के 12 भाव होते हैं। पहला घर है यानी कि लग्न है। लग्न यानी हम स्वयं, हमारा स्वभाव कैसा होगा, हमारा व्यक्तित्व कैसा होगा, हमारा चेहरा मोहरा कैसा होगा, हमारा नेचर कैसा होगा, ये हम पहले घर से देखते हैं। दूसरा ये घर है, ये कुटुंब परिवार का घर है। यहाँ से हम कुटुंब को देखते हैं, परिवार को देखते हैं। हमारी वाणी का भी भाव है, हमारे खान पान का भी भाव है और हमारा धन का भी भाव है, जमा पूंजी जो होती है उसका भी भाव। ये दूसरा ही घर होता है। इसी प्रकार से जो तीसरा घर है ये कहलाता है पराक्रम का घर। यहाँ से हम ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं, ऑनलाइन का काम देखते हैं, मल्टीमीडिया का काम है, पत्रकारिता का काम है, ये सब हम थर्ड हाउस से देखते हैं। और छोटे भाई बहन के लिए भी तीसरा घर ही माना जाता है। चौथा घर होता है सुख का घर। भूमि, भवन, वाहन और माता का सुख, ये 4 चीजों को हम यहाँ से देखते हैं। भूमि, भवन, वाहन और हमारी माता का सुख, ये हम 4 नंबर से देखते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 5 नंबर, पांचवा घर। पांचवा घर ज्ञान का हाउस है, पूर्व जन्म के हमारे प्रारब्ध का घर है, प्रेम का घर है, हमारी स्कूल एजुकेशन का भी हाउस है। छठवां घर है, ये रोग, रिपु और ऋण के लिए जानता है, मतलब कर्ज के लिए, शत्रु के लिए और बीमारी के लिए। साथ ही साथ इसको हम नौकरी के लिए भी यहीं से देखते हैं। और यहाँ से हम अपनी फाइटिंग स्किल भी देखते हैं कि हमारे अंदर प्रतिस्पर्धा की कितनी क्षमता है। मामा मामी को भी हम यहीं से देखते हैं, छठवें घर से। सातवां घर दोस्तों, ये हमारे लाइफ पार्टनर का हाउस होता है, हमारे व्यापार का भी घर होता है, पब्लिक का भी हाउस होता है। ठीक है। उसके बाद 8वां घर है, ये आयु और मृत्यु दोनों यहाँ से देखी जाती हैं। ये कष्टों का घर कहते हैं इसको, तकलीफों का घर कहते हैं। चोट चपेट एक्सीडेंट अगर कुछ देखना होता है तो हम यहीं से देखते हैं। उसके बाद बात आती है 9वें घर की। 9वां घर यानी भाग्य भाव, पिता का घर भी कहते हैं इसको, ये भाग्य का कहते हैं इसको, आध्यात्म का कहते हैं, धर्म त्रिकोण का भी ये
मुख्य मूल त्रिकोण माना जाता है। 10वां घर है, यहाँ से हम देखते हैं हमारा काम करने का तरीका कैसा है, काम करने का स्थान है, पिता का हमारे का व्यवसाय है, नौकरी या काम हम क्या करेंगे, वो सब हम 10th हाउस से देखते हैं। उसके बाद 11th हाउस है इच्छा पूर्ति का घर, लाभ का घर। ठीक है दोस्तों, विदेश यात्रा का घर भी इसको बोलते हैं। यहाँ से बड़े भाई का, ससुर का सपोर्ट भी देखा जाता है। इसी प्रकार से 12th हाउस है। 12th हाउस मतलब ये 12वां घर, ये अस्पताल का, जेल का, अनाथ आश्रम का, सैया सुख का, विदेश यात्रा का और मोक्ष का हाउस कहा जाता है। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूं, जिससे कि प्रारंभिक तौर पर आपको ये ज्ञान मिल जाए कि कुंडली होती क्या है और इसको कैसे हम देखते हैं। तो ये 12 भाव हैं, मैंने आपको पूरे भाव बताए। उसके बाद कौन सा भाव का क्या किससे संबंध होता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि ये जो 12 भाव हैं, इसमें 12 राशियां कौन कौन सी होती हैं। तो हम पहले नंबर से शुरू करेंगे दोस्तों। 12 राशियां होती हैं, जैसे कि आपको पता है 27 नक्षत्र होते हैं और 9 ग्रह होते हैं। इसी के ओतप्रोत सारा हमारा ज्योतिष का की गणना, उसका आकलन, उसका कैलकुलेशन, उसका साइंस सब इसी के आसपास घूमता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि 12 राशियां कौन कौन सी हैं। तो जैसे एक लिखा है ना, पहली राशि मतलब मेष राशि। ठीक है, पहली जो राशि होती है वो कौन सी होती है, मेष राशि। दूसरी राशि होती है वृषभ राशि होती है। तीसरी राशि होती है मिथुन राशि। चौथी राशि है वो है कर्क राशि। पांचवी राशि है वो सिंह राशि। छठवीं राशि है कन्या राशि। सातवीं राशि है तुला राशि। आठवीं राशि है वृश्चिक राशि। 9 नंबर की राशि है धनु राशि। 10 नंबर मकर राशि। 11 नंबर कुंभ राशि और 12 नंबर मीन राशि। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं दोस्तों, मैं लिख इसलिए लिए नहीं रहा हूं कि लिखूंगा तो आप समय और ज्यादा लगेगा, वीडियो और बड़ी होगी, इसलिए आपको बोलकर बता रहा हूं कि पहली राशि मेष राशि, दूसरी वृषभ, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, पांचवी सिंह, छठवीं कन्या, सातवीं तुला, आठवीं वृश्चिक, 9वीं धनु, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ और 12वीं मीन। इस प्रकार से ये 12 राशियां होती हैं। इन 12 राशियों के जो 9 ग्रह हैं, उनमें से जो ग्रह हैं 7 ग्रह वो स्वामी होते हैं। हर राशि को अलग अलग बांटा हुआ है। राहु केतु को बेसिकली कोई राशि नहीं दी गई है, लेकिन मतांतर है। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ कुछ दो राशि दी गई उनको, तो वो भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो पहली जो राशि है, पहला जैसे 1 नंबर हम देखें तो पहले नंबर की राशि और 8वें नंबर की राशि ये मंगल को दी हुई है, मेष और वृश्चिक, इसके स्वामी है मंगल। ठीक है, दूसरी राशि और 7वीं राशि, दूसरी राशि और 7वीं राशि, इसके जो स्वामी हैं वो है शुक्रदेव। तीसरी राशि और 6वीं राशि, इसके स्वामी है बुधदेव। चौथी राशि है ये चंद्रमा को दी हुई है, कर्क राशि, ये इसके स्वामी है चंद्रमा। ठीक है, पांचवी राशि है इसके स्वामी है सिंह, इनको एक एक राशि दी हुई है। उसके बाद गुरु की जो राशि है वो है 9वीं राशि और 12वीं राशि, ये गुरु की दी हुई, इनके स्वामी गुरु है। और 10 और 11 इसके स्वामी है शनि। इस प्रकार से ये 12 राशियां नवग्रहों में वितरित की हुई हैं। एक बार पुनः फिर बता देता हूं आपको जल्दी से। पहले और 8 नंबर की जो राशि है वो मंगल इसके स्वामी है। 2 नंबर और 7 नंबर के स्वामी हैं वो कौन है, आपके शुक्रदेव हैं। 3 नंबर और 6 नंबर के जो मालिक हैं वो बुधदेव हैं।
4 नंबर के चंद्रमा हैं, 5 नंबर के सूर्य हैं, 9 नंबर और 12 नंबर के गुरुदेव हैं और 10 और 11 के शनिदेव। इस प्रकार से नवग्रहों में ये 12 राशियां बटी हुई हैं। ये जो राशियां हैं, एक एक राशि 2.25 नक्षत्र से बनी हुई है। 27 नक्षत्र कुल हैं, तो 2.25 नक्षत्र एक राशि में आते हैं, तब एक राशि का निर्माण होता है। और 27 नक्षत्र हैं, उनके 4-4 चरण हैं। तो जब आप 27 को गुणा करोगे 4 से, तो आपको 108 आएगा। मल्टीपल करके देखना आप। देखो मैं आपको करके बताता हूँ। 27 गुणा 4, 7 चौका 28 की 8, हासिल 2, 4 2 8 और 2 10, कितना हो गया? 108। इसीलिए हम जो जाप करते हैं और जो हमारी माला को जाप चलता है, 108 मनके रहते हैं उसमें। 108 मनके की वजह से क्या होता है कि नक्षत्र और उनके सारे चरण सभी का जाप हो जाता है। इसलिए माला में हम बोलते हैं कि माला में 108 मोती रहते हैं, और आपको जब भी बोला जाएगा तो ये बोला जाएगा एक माला आप जरूर करें जाप के लिए, और उसके अलावा जितनी अधिक करोगे वो आपकी मर्जी है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार से राशियों का निर्माण है, और ये 9 नक्षत्र हैं। अब इसमें राहु और केतु और बच गए, इनको छाया ग्रह बोलते हैं बेसिकली हम। इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, फिर भी 6 नंबर राहु को दिया गया है और 12 नंबर केतु को दिया गया है। ऐसा कुछ विद्वानों का मत है कि ये जो राशियां हैं ये राहु और केतु को दी हुई है। लेकिन मूलतः जो व्रत पाराशरी में लिखा हुआ है उसमें सिर्फ ये 7 ग्रहों का ही हमको डिटेल और वर्णन मिलता है। तो ये 9 ग्रह राहु केतु को मिला के हो गए। अब बात आती है इसमें अगली कि इनमें 2 श्रेणियां हैं, मित्र और शत्रु की। एक असुर और एक सुर, यानी एक देवता और एक दानव। 2 टीमें, अच्छे ग्रह और बुरे ग्रह, ऐसे भी कहते हैं इनको। तो इनके 2 लीडर हैं। जो देवताओं के ग्रह माने जाते हैं, अच्छे ग्रह माने जाते हैं, उनको लीड करते हैं भगवान बृहस्पति यानी कि गुरु। और जो दानवों के गुरु माने जाते हैं वो है शुक्रदेव, तो वो लीड करते हैं दानवों। तो 2 ग्रुप बने हुए हैं। तो जो गुरुदेव की टीम में आते हैं वो हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु स्वयं, और साथ में बुध मीडिएटर हैं। बुध ये मीडिएटर है, ये दोनों पक्षों के बीच में रहते हैं। कौन कौन है गुरु की टीम में? गुरु स्वयं, सूर्य, मंगल और चंद्रमा और बुध। शुक्र की टीम में कौन कौन है? शुक्र है, शनि है, राहु है और केतु है। और बुध, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो मध्यस्थ रहते हैं। बुध को इसलिए नपुंसक ग्रह की भी संज्ञा दी हुई है। वो युवराज हैं, बालक हैं, कभी भी इधर उधर हो जाते हैं। जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसी के जैसा वो अनुसरण करने लगते हैं और व्यवहार करने लगते हैं। तो इनकी आपस में मित्रता नहीं है दोनों गुट की, है ना। ये एक दूसरे के शत्रु हैं, एक दूसरे से बनती नहीं है इनकी। जो गुरु की टीम वाले हैं वो एक टीम है, शुक्र की टीम वाले हैं वो एक टीम है। उनकी आपस में बनती है, इनकी आपस में बनती है। इसीलिए जो शत्रु ग्रह और मित्र ग्रह, ये जो आपने सुना होगा, वो कंसेप्ट इसीलिए बना हुआ है। एक चीज, इसके बाद ये जो ग्रह है इनकी उच्च राशि और नीच राशि भी आपने सुनी होगी बहुत। उच्च का ग्रह और नीच का ग्रह ये भी आपको सुनने को मिलता है। तो वो भी मैं आपको क्लियर करता हूं कि जो ग्रह पहले घर में उच्च का होगा उसके ठीक सामने नीच का हो जाएगा, यानी 90 डिग्री पे।
जो ग्रह 4 में ऊंचा होगा तो 10 में जाके वो नीच का हो जाएगा, 2 में ऊंचा होगा तो 8 में जाके नीच का हो जाएगा। ठीक 90 डिग्री पर ऊंच और नीच का इनका मामला रहता है। सीधा सीधा फंडा, ऐसे समझ लो। अब मैं आपको बताता हूं कौन कहाँ ऊंच का होता है, कौन कहाँ नीच का होता है। एक बार लिख देता हूं मैं आपको। देखिए ये पहला घर है, यहाँ सूर्य जो है ये इनका घर है, सूर्य का सिंहासन है, राजा है सूर्य, ये यहाँ उच्च के होते हैं। दूसरा घर है ये चंद्रमा का है, यहाँ चंद्रमा उच्च के रहते हैं। ठीक सूर्य के सामने मैं लिख दूं शनि, तो ये आपस में शत्रु हैं, वैसे इनको आपस में बाप बेटा का संबंध है, सूर्य पिता है शनि के। ठीक है, तो शनि यहाँ उच्च के हैं, लेकिन एक में नंबर में बैठेंगे तो नीच के हो जाएंगे। सूर्य यहाँ उच्च के हैं, यहाँ आएंगे तो नीच के हो जाएंगे। ठीक, क्यों होंगे उसका भी रीजन आपको बताऊंगा। 4 नंबर में यहाँ गुरु उच्च के होते हैं और 10 में ये नीच के हो जाएंगे सामने जाके। सूर्य मंगल यहाँ अति बली होते हैं, सूर्य और मंगल यहाँ ताकतवर हो जाते हैं। यदि इस घर में किसी के सूर्य मंगल बैठे हुए हैं 10वें घर में, तो आप मान के चलिए ये व्यक्ति नौकरी में, व्यापार में, लीडरशिप में बहुत ऊपर जाएगा, कोई रोक नहीं सकता इसको। डिग्री वाइज अच्छे होना चाहिए बस, डिग्री का भी कंसेप्ट आपको बताऊंगा। इसके बाद शुक्र हैं, शुक्र देव यहाँ उच्च के होते हैं मीन में, और 6 में आके नीच के हो जाते हैं। ऐसे बुद्ध देव के साथ उल्टा है, बुद्ध देव यहाँ उच्च के होते हैं, 6वें में उच्च के होते हैं और 12वें में जाके नीच के हो जाते हैं। राहु इनमें दोनों में उच्च के होते हैं, दूसरे और तीसरे घर में राहु देव। ठीक है, और 8 और 9 में यहाँ नीच के हो जाते हैं, यहाँ केतु उच्च के होते हैं, केतु उच्च के परिणाम देते हैं 8वें 9वें घर। तो मैं समझता हूं सारे प्लानेट हो गए, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गए, राहु हो गए, गुरु हो गए, बुध हो गए, शनि हो गए, केतु हो गए, मंगल और सूर्य। मंगल 10th में उच्च के होते हैं, 4 में नीच के होते हैं। इनकी जो डिग्री होती है दोस्तों 30 डिग्री होती है। एक प्लानेट, एक ग्रह 0 से लेके 30 डिग्री तक एक घर में रहता है। एक जो हाउस है, जैसे एक मान लो ये पूरा घर है, ये घर, इस घर में एक प्लानेट जो पूरा गोचर करता है वो 30 डिग्री तक करता है, 0 से 30 डिग्री तक। मान लो यहाँ से प्रवेश इधर करेगा तो यहाँ से जब इसमें क्रॉस करेगा उसको पूरा 30 डिग्री चलना होगा। तो इस प्रकार से ये जो पूरा हमारा 360 डिग्री का एंगल है उसको 30-30 भागों में बांट दिया है, 12 भागों में। टोटल जो डिग्री है वो 360 की होती है। ठीक है, अब इसमें बात आती है कि कितने डिग्री पर ग्रह उच्च का होता है, कितने में नीच का होता है, कितने में ताकतवर होता है, कितने में कमजोर होता है। तो वो भी एक पूरी एक अलग उसकी कहानी है। मोटा मोटी मैं आपको बता दूं तो जब सेंटर में होता है, किसी भी भाव के सेंटर में जब पहुंचता है ग्रह चल के, तो वो बिल्कुल सीधे 90 डिग्री से अपने सामने घर को देखता है या जहां भी दृष्टि डालता है तो वो अपने आप में स्ट्रांग होता है। तो मोटा मोटी आप ऐसे समझ लीजिए कि 12 डिग्री से और 15 डिग्री तक का जो ग्रह है वो स्ट्रांग पोजीशन पे। 0 से 6 जो है वो बाल्यावस्था है, 6 से 12 जो है वो उसकी किशोरावस्था है, और 12 से 18 ये प्रौढ़ावस्था है। ये परफेक्ट होती है डिग्री, इसमें वो अपने पूरे रिजल्ट करता है।
और 18 से फिर जैसे ऊपर जाता है तो फिर कमजोर होती जाती है उसकी डिग्री, और 24 से 30 के बीच में वो वृद्धावस्था बोलते हैं उसको। फिर वो ग्रह ज्यादा ताकत नहीं रहती उसमें। तो ये इसकी डिग्री होती है। जैसे सूर्यदेव हैं, ये एक दिन में 1 डिग्री चलते हैं। चंद्रमा 2.25 दिन में अपनी पूरा एक चक्कर लगा देता है। सबसे फास्ट चलने वाले प्लानिट हैं वो चंद्रमा है। इसीलिए चंद्रमा को मन का कारक कहते हैं। हमारा मन इसीलिए फास्ट चलता है। सूर्य को पिता का कारक कहा गया है या शासन प्रशासन का कारक गया है। चंद्रमा मन के कारक हैं और माता के से भी इनको जैविक रिश्तों में अगर देखें तो ये माता के स्वरूप में देखते हैं। बुध को हम छोटे भाई बहन के रूप में देखते हैं। गुरु को हम अपने टीचर या शिक्षक के रूप में देखते हैं। शनि जो है वो न्यायाधीश हैं, दंडाधिकारी हैं। जो सीनियर लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, या फिर जो सेवा करने वाले लोग हैं, उनसे शनि को हम कनेक्ट करते हैं। राहु और केतु ये एक ही शरीर के 2 हिस्से हैं। राहु सिर है और केतु धड़ है। ये इनकी एक स्टोरी है, स्वरभानु नाम के राक्षस की स्टोरी है। तो उसमें जब अमृत बट रहा होता है तो स्वरभानु नाम का जो राक्षस होता है वो बहुत तेज होता है। उसको पता चल जाता है कि अमृत जो बट रहा है हमको नहीं मिलने वाला। देवताओं और असुरों ने दोनों ने समुद्र मंथन किया और अमृत निकाला। तो पहले तय हुआ कि पहले देवता लोग पाएंगे। देवताओं की ये प्लानिंग थी कि असुरों को नहीं देना, ये पूरा अपने में ही बांट देना। तो पहले देवताओं को दिया जा रहा था। स्वरभानु को ये डाउट हुआ कि हो ना हो, ये निश्चित तौर से हमें नहीं मिलने वाला इसमें से कुछ। तो वो जो है भेष बदलकर और बैठ गया देवताओं की भक्ति में। जैसे ही अमृत उसने चखा तो सूर्य और चंद्र ने उसको देख लिया और उन्होंने इशारा कर दिया भगवान विष्णु को। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से इसकी गर्दन अलग कर दी। इसीलिए चंद्रमा को, सूर्य को ये लोग ग्रहण लगाते हैं। सूर्य इतना बलशाली ग्रह है कि इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन राहु एक ऐसे हैं जो इनको ग्रहण लगा देते हैं। इसी प्रकार से चंद्रमा को केतु ग्रहण लगा देते हैं। इनकी शत्रुता इसी वजह से बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो जो राहु है और जो केतु हैं ये उल्टे चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। बकाया के ग्रह क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक है, ये इनकी एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ये उल्टी गिनती, ये 30 डिग्री से शुरू होंगे और 1 डिग्री की तरफ बढ़ेंगे। बकाया के जो डिग्री वो है, जो जितने भी घर हैं, ये ग्रह हैं, ये क्या करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे चलेंगे, कंटिन्यू चलेंगे। जैसे पहले घर में है सूर्य तो उसके बाद दूसरी राशि में जाएगा, फिर तीसरी में, फिर चौथी में, 5वीं में, ऐसे। लेकिन राहु क्या करेंगे, 3 में बैठे हैं तो 3 के बाद 2 में जाएंगे, फिर 1 में जाएंगे, जी ऐसे चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने राशि को समझा, आपने ग्रहों को समझा, ग्रहों की मित्रता शत्रुता को समझा, आपने उनकी डिग्री भी समझ ली, कहाँ उच्च के होते हैं, कहाँ नीच के होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं दृष्टियों की। ये जहां बैठे हैं वहां से इनको दृष्टि भी दी गई है, ये देख भी सकते हैं। तो किसको 1 दृष्टि है, किसके पास 3 दृष्टि है, वो भी अपन बात कर लेते हैं। दोस्तों, चैनल को यदि पहली बार देख रहे हैं आप तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकॉन का जो बटन है, जो घंटी है, उसको जरूर दबा लें, जिससे आने वाली और जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, जिससे आप अपना ज्ञान बढ़ाएं और ज्योतिष का लाभ लें। ये सिखाने के लिए देखो हम आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपका समय मांग रहे हैं और हम भी अपना समय लगा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि आप कम से कम इतना सीख जाएं कि जीवन में आने वाले जो भी ऊपर नीचे हैं आपकी लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स हैं, उनके बारे में आप जान सकें। ज्योतिष बेसिकली एक नेविगेटर की तरह कार्य करता है। ये आपको बताता है कि आगे कहाँ मोड़ आने वाला है, कहाँ डाउन है, कहाँ अप है, आपको इंडिकेट करता है। अब आपके ऊपर है कि आप उसको कितना मानते हैं, कितने उपाय करते हैं, उसके हिसाब से आप आगे बढ़ जाओगे या फिर पीछे चले जाओगे। तो हम शुरू करते हैं सूर्य से ही। सूर्य की केवल 1 दृष्टि है, 7वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि सभी ग्रहों को दी हुई है। ठीक है, और 7वीं दृष्टि मतलब सीधे 90 डिग्री एंगल पर वो
देखेगा। यहाँ बैठा है तो यहाँ भी प्रभाव देगा। जहां बैठा है ग्रह वहां से कहीं अधिक ज्यादा ताकत देता है वो, जहां देखता है उस हाउस को। ठीक है, उसकी नजरों में ज्यादा ताकत होती है, उसका प्रभाव ज्यादा होता है कुंडली में। चंद्रमा है, इनकी भी 7वीं दृष्टि है। गुरु, राहु, शनि, केतु, मंगल, इनको जो है 3-3 दृष्टियां दी हुई है। शुक्र की भी एक ही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि। बुध की भी एक ही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि। यानी सूर्यदेव, चंद्रदेव, बुधदेव और शुक्रदेव, ये 4 लोग जो हैं, 4 ग्रह हैं, इनकी केवल 7वीं दृष्टि है, 90 डिग्री पर सीधे जाके पड़ती है। उसके बाद के जैसे बड़े जो प्लानेट हैं, गुरु क्या है, बड़े प्लानेट है ब्रह्मांड में, इनकी जो संरचना है बहुत बृहद है, इनके अंदर गुरुत्वाकर्षण है, मैग्नेटिक पावर है, इसलिए इनको गुरु कहते हैं। जो भी खगोलीय दुर्घटनाएं होती हैं, टकराते हैं जब प्लानेट आपस में, टूट फूट होती है, जो उल्कापिंड आते हैं, वो गुरु सब गुरुत्वाकर्षण से अपनी तरफ खींच लेते हैं, पृथ्वी तक नहीं आने देते, जिससे कि हम इन दुर्घटनाएं जो घटती हैं उनसे बच जाते हैं, प्राकृतिक आपदाओं से। तो गुरु क्या है, बड़े प्लानेट है, इनको 3 दृष्टि दी हुई है, पहली दृष्टि, 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। पहली दृष्टि मतलब 7वीं दृष्टि, 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, 3 दृष्टियां हैं। शनिदेव को भी ऐसी दी हुई है, शनिदेव को तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि, 3 शनिदेव को दी हुई है। मंगलदेव हैं, इनको भी 3 दृष्टि दी है, मंगल को चौथी दी है, 8वीं दी है और 7वीं तो है ही है। तो क्योंकि यह दिया गया है, इनको कारकत्व दिए गए, इनको चार्ज दिया हुआ है उन हाउस का। जो जो दृष्टि है, इसका मतलब उस घर में कि ये मालिक हैं, वहां अच्छा बुरा क्या होना है, कैसे करना है, सारा मैनेजमेंट इनका रहता है। जैसे मंगल को 8वीं दृष्टि दी है तो इसलिए दी है क्योंकि 8वां घर मंगल का है। देखो 8 नंबर राशि है, मैंने आपको बताया कि पहली राशि और 8वीं राशि ये किसकी है, मंगल की। तो इसलिए ये मंगल को 8वीं दृष्टि दी हुई है। 7वीं डालेंगे या चौथी डालेंगे, हाँ। इसी प्रकार से शनिदेव को तीसरी दृष्टि दी है, तीसरा घर ये है, यानी कि इसके कारक हैं शनिदेव इस भाव के। 7वीं तो सबको कॉमन है, 10वीं दृष्टि दी है, तो आपको पता है, देखो 10वीं राशि शनिदेव की खुद की अपनी राशि है, इसलिए उनको 10वीं दृष्टि दी। तो इस प्रकार से ये जो दृष्टियां दी हैं, राहु केतु के भी सेम दृष्टि है, जो गुरु की है वही राहु केतु की है, पहली, 5वीं और 9वीं। गुरु को भी 9वीं दृष्टि इसलिए दी है क्योंकि 9वां जो हाउस है वो गुरु का ही है, धनु राशि पड़ती है ना। और 5वां घर है, ये इनके मित्र का है, सूर्य का, ये पूर्व जन्मों का है। तो ज्ञान का हाउस है, तो गुरु ज्ञान के भी मालिक हैं, तो इसके कारक हैं इस घर के। ठीक है, संतान का भी हाउस है, संतान के कारक भी गुरु होते हैं, इसलिए 5वीं दृष्टि भी दी हुई है। तो 7वीं दृष्टि 7वीं इसलिए दी है क्योंकि ये शादी के भी कारक, विवाह के भी कारक गुरु हैं, मांगलिक कार्यक्रमों के कारक भी गुरु हैं। गुरु और शुक्र दोनों को हम विवाह के दृष्टिकोण से देखते हैं। महिलाओं की कुंडली में गुरु को देखते हैं और पुरुषों की कुंडली में शुक्र को देखते हैं। तो इस प्रकार से ये दृष्टियां इनको दी हुई हैं। कहा जाता है कि गुरु जहां बैठते हैं वहां से कहीं अधिक गुरु की जो दृष्टि जाती है वो प्रभाव देती है। इस प्रकार से शनि जहां बैठते हैं वहां से कहीं, जहां बैठते हैं वहां तो वो ग्रोथ देते हैं, लेकिन जहां जहां दृष्टि जाती है वहां अवरोध पैदा करते हैं। और शनिवत काम राहु केतु की दृष्टियों का भी है, इनका भी यही काम, ये भी ऐसी अड़चन पैदा करते हैं कि गुरु महाराज की दृष्टियों में अमृत वर्षा है, इसमें ऐसा नहीं होता है। इनकी दृष्टि जहां जाएगी वो शुभ है, वो बढ़ाएगी, ग्रोथ देगी उस हाउस के, आपको ये उसकी खासियत है। तो मित्रों, राशियां हो गई, भाव हो गए, ग्रह हो गए,
ग्रहों की शत्रुता मित्रता हो गई। उसके बाद हमने कवर किया इनकी डिग्री, वो भी क्लियर हो गई। उसके बाद है इनकी दृष्टियां, वो भी मैं समझता हूं आपको क्लियर हो गई। इसके बाद आते हैं नक्षत्र। 27 नक्षत्र कौन कौन से हैं और कौन कौन से नक्षत्र से कौन कौन सी राशि बनती है, उसके लिए मेरी सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है। मैं आपको लिंक उसमें दे दूंगा। उसमें नक्षत्रों के बारे में 3 चरणों में, क्योंकि नक्षत्र बड़ा पार्ट है तो 3 पार्ट में वो वीडियो है। ये वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 मेरा चैनल है ओम एस्ट्रोबर्ट, उसकी प्लेलिस्ट में भी पड़ी हुई है। आप वहां से भी उसको खोल के देख सकते हो, पढ़ सकते हो। फिर भी ब्रीफ एक मैं आपको एड्रेसिंग नक्षत्रों की कर दूंगा अगले वीडियो में। इसमें मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं, ये बहुत लंबी हो जाएगी। सेकंड पार्ट में अपन नक्षत्र को भी ले लेंगे और जो कुछ यहाँ छूट गया है उसको कवर कर लेंगे, उसमें ये कंप्लीट हो जाएगी। मैं उदाहरण के भी दे के आपको एक कुंडली का उदाहरण भी रख के अपन बताएंगे, विश्लेषण करके बताएंगे कि मान लो ये मेष लग्न की कुंडली है तो इसमें कोई ग्रह कहाँ बैठा है, वो किस प्रकार के रिजल्ट देगा। ठीक है, कहाँ उच्च के देगा, कहाँ नीच के देगा, कहाँ से कहाँ दृष्टि डालेगा, वो सारी चीजें उदाहरण देते हुए हम वो वीडियो बनाएंगे। उसमें आपको सारी क्लैरिटी आ जाएगी। उसमें अपन 27 नक्षत्रों को के नाम भी पूरे लिखेंगे, जिससे आपको 27 नक्षत्रों के बारे में पता भी चल जाए। और यदि आप अभी जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो में आपको लिंक दे रहा हूं, उस लिंक को क्लिक करके आप उसमें से देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो विश्लेषण है आपके काम आए, आपके लाभकारी हो। आज इतना ही चर्चा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ठीक से समझ आया होगा। मैंने कनेक्ट करने की आपको कोशिश की है, कितना कर पाया वो आप कमेंट्स में लिखें। इस वीडियो को 2 बार 3 बार आप अगर देखेंगे और देखने के साथ साथ उस पर अपनी कुंडली पर लगाएंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। माता पिता की सेवा करिए दोस्तों। दीपावली का पर्व भी आने वाला है। मेरी ओर से मेरे सभी एस्ट्रोबर्ट चैनल के मित्रों को, पारिवारिक सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। कुबेर आपका भंडार भरपूर भरे, लक्ष्मी आप पर कृपा करे, आपके घर में सुख आए, समृद्धि आए, शांति हो, दिन दूने रात चौगने आप प्रगति करो, आपके सभी मनोरथ पूरे हों, ऐसी कामना मैं ईश्वर से करता हूं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।